Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. So, I'm your educator for Principles and Practices of Banking. ये हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइडली पर, जिसमें हम रोज आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस लेकर आते हैं. So, if you're new to the channel, तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पुराने क्लासेस भी देख सकते हैं. हम चैप्टर 1 to 5 मॉड्यूल ए का कवर कर चुके हैं. इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस की भी प्लेलिस्ट सेक्शन में बनी हुई है और आप उन्हें देख सकते हैं. तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6. और चैप्टर नंबर 6 आपका किस चीज से रिलेटेड है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस, पीपीएस, पॉजिटिव पे सिस्टम, और जो है ब्रांच में कैश को हैंडल करने के लिए या चेक कलेक्शन के लिए किस तरह के कस्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं आरबीआई की. तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6. इसका आज हम कर रहे हैं पार्ट 2. ऑल राइट, तो कल हमने डिस्कस किया था कि सीटीएस क्या होता है और पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है. राइट, आज हम चीजें फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. This is my brief introduction for the people who are new to the channel. My name is Shikha. I am also an ex-banker like you guys. मैंने भी पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 years काम किया है. I am JIB and CIB certified and now I'm here to help you out with your preparation. तो कल हमने पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में जाना था. ये एक सिस्टम है जो आरबीआई ने सीटीएस के साथ इंट्रोड्यूस किया था. इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या होता है कि आप जो चेक क्लियरिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंस उसका डिजिटल इमेज जा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप जो भी चेक्स दे रहे हैं उनकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो कस्टमर अपने ऑप्शन के हिसाब से उसे पीपीएस में एंटर कर सकता है, जो कि एक तरह का पोर्टल है जहां पे आप चेक में नाम, चेक नंबर, डेट, अमाउंट सब वेरीफाई करते हैं, और जो वेरीफाइड डिटेल्स हैं ये आपके प्रेजेंटिंग बैंक और जिस बैंक से आपको पेमेंट हो रही है दोनों बैंक्स के पास चले जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपका जो चेक है एक तरीके से और भी सिक्योर हो जाता है. तो आरबीआई ने हमें क्या कहा था कि 50,000 से ऊपर जो है कस्टमर के लिए ऑप्शन है, वो चाहे तो पीपीएस में एंट्री कर सकती हैं. और बैंक्स के लिए, क्योंकि पीपीएस हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सीटीएस बैंक्स के लिए क्या, पीपीएस जो है हमारा 2021 में आया था, बैंक्स के लिए क्या गाइडलाइन दी थी? आरबीआई ने बोला था कि 5 लाख से ऊपर जो है आप उसे मैंडेटरी कर सकते हैं. बट कुछ बैंक्स यहाँ पे हैं जो और एक्सटर्नल और ज्यादा कॉशियस रहना चाहते हैं, तो देर आर सम बैंक्स जिन्होंने 2 लाख से 3 लाख से ऊपर भी अपने बैंक्स में पीपीएस मैंडेटरी किया हुआ है. तो आइए पढ़ते हैं. आरबीआई इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव पे सिस्टम टू एनहांस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चेक बेस्ड ट्रांजैक्शंस. ठीक है, हमने समझ लिया है कि चेक बेस्ड ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 2021 में. ठीक है, तो पीपीएस 50,000 अबव से ऊपर वाले अमाउंट्स पे एप्लीकेबल है, एंड 5 लाख एंड अबव के बाद बैंक के पास जो है ऑप्शन है. बट कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने लोअर अमाउंट्स पे भी मैंडेटरी किया हुआ है. जैसे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अगस्त 1 2025 से उन्होंने जो है पीपीएस हर 3 लाख से ऊपर के चेक पे मैंडेटरी किया हुआ है. तो मान लीजिए आप कलेक्टिंग बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको कोई चेक जाकर देते हैं 3 लाख का, तो उस पे जो है आपको पीपीएस में भी एंट्री करनी ही पड़ेगी. वो मैंडेटरी बैंक ने इंडिविजुअल लेवल पे किया हुआ है. ऐसे अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने 5 लाख एंड अबव पे जो है आपका ये मैंडेटरी किया हुआ है. और कुछ बैंक जो है उन्होंने सिर्फ चेक पे ही नहीं ये मैंडेटरी किया हुआ, बल्कि अगर आप किसी चेक इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर कर रहे हैं उस केस में भी जो है पीपीएस मैंडेटरी किया हुआ है. क्योंकि एक तरह से पीपीएस कौन लगा पाएगा? जो ओनर होगा, जिसका चेक होगा, वही लगा पाएगा. या तो ब्रांच में आकर उन्हें पीपीएस का फॉर्म भरना होगा, या फिर जो है वो ऐप के द्वारा भी पीपीएस की एंट्री कर सकते हैं. तो ये एक डबल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है सीटीएस के अंडर, जो कि कुछ बैंक्स ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस में भी यूज कर रहे हैं. आई होप पीपीएस एंड सीटीएस आर क्लियर टू यू नाउ. नेक्स्ट दैट वी हैव इज आरबीआई के क्या गाइडलाइंस है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर. कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमने कल जैसे चेक पढ़ा था. अगर मिस्टर ए का अकाउंट एसबीआई बैंक में है जहां पे उनको पैसे रिसीव करने हैं, और उनको एक पीएनबी का चेक मिला है, तो वो मिस्टर ए एसबीआई के पास जाके अपने कलेक्शन के लिए चेक देंगे कि मेरा जो है पैसा आप कलेक्ट कर लीजिए क्लियरिंग हाउस के द्वारा. तो उसके लिए आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि
चेक का क्रेडिट करने की और कलेक्ट करने की पॉलिसी जो है आप खुद से बना सकते हैं। आरबीआई बोल रहा है मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी जो पॉलिसी है उनमें कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। तो आरबीआई ने क्या कहा है पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपके कोई लोकल चेक है, आउट स्टेशन चेक है, मान लीजिए ब्रांच में कोई देके जा रहा है आपको नॉर्मल चेक, ठीक है, उसको जो है इमीडिएट क्रेडिट आपको कर देना है। ये नहीं है कि उसको रखे रखे और बोले नेक्स्ट डे हम इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे ब्रांच में चेक्स देने आते हैं लोग ट्रांसफर के लिए, आरटीजीएस के लिए, नेफ्ट के लिए, दैट यू हैव टू डू ऑन इमीडिएट बेसिस। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो टाइम फ्रेम है वो आपको फॉलो करना है, दैट इज T+1 days, हमने कल पढ़ा था। अगर कोई डीलेड कलेक्शन होती है तो आपको उस पे इंटरेस्ट रेट भी कस्टमर को देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक्स को क्या बोला गया है कि अपनी जो है चेक कलेक्शन पॉलिसीज को आप रिवाइज कर ले, और उसमें अगर आप चेक में डीले करते हैं तो उसके लिए भी आपको कितना कॉम्पनसेशन देना है अपनी पॉलिसी में ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट, कलेक्शन पीरियड जो है कम से कम रहे, स्मॉल डिपॉजिटर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, कि ऐसी पॉलिसी ना हो कि जिनके सिर्फ 1 करोड़ एंड अबव के चेक हैं, हम उन्हीं को ही जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो स्मॉल डिपॉजिटर्स का भी ध्यान रख रही है, बैंक की डिपॉजिट पॉलिसी से मैच होनी चाहिए, और जो है लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है आप कस्टमर को क्लेम किए बिना ही दे दोगे। ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे कि हमने डीले तो कर दिया है चेक के कलेक्शन में, अब जब तक कस्टमर नहीं आएगा हम जो है उसे डीले का इंटरेस्ट नहीं देंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो डीले का इंटरेस्ट रेट है वो आपको कस्टमर के क्लेम किए बिना भी उनको दे देना है। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें आरबीआई ने दी है चेक कलेक्शन के बारे में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा आरबीआई क्या कहता है, जो भी आपका चेक मिला है अगर वो अकाउंट पेई है, ये चेक्स हमारे जनरली या तो ऐसा हो सकता है कि चेक पे कोई लिख देगा माई सेल्फ कि वो खुद ही पैसा विड्रॉ कराने आए हैं, या फिर वो बोलते हैं कि किसी के अकाउंट में ही जाना चाहिए, वो अकाउंट पेई का चेक होता है, ऊपर जो है चेक के दो ऐसे क्रॉस लाइंस लगा देते हैं। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, जब चेक अकाउंट पेई है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिर्फ पेई के नाम पर ही जाए, किसी और को आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका पेई के नाम पर ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेप्शंस है सॉरी, वो क्या है? Drawer or payee must withdraw the mandate for exceptions. Sponsor member banks can collect checks for sub members with undertakings. तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब मिस्टर ए ने अपना पीएनबी का चेक अपने एसबीआई अकाउंट में जमा कराया, ठीक है, उनका जो चेक है अकाउंट पे ही था कि जब वो जो पैसा है मेरे एसबीआई के अकाउंट में डाल देना। तो एसबीआई ने क्या किया, वो चेक प्रेजेंट किया सर्विस ब्रांच को, जो हमारे ब्रांच बैंक की सर्विस ब्रांच है। सर्विस ब्रांच ने जिस बैंक को पैसा देना है उसको ट्रांसफर किया। तो जब वो बैंक पैसा सर्विस ब्रांच को दे रहा है तो सर्विस ब्रांच एक बार तो अपने अकाउंट में ले रही है, वो पैसा डायरेक्ट पेई के अकाउंट में नहीं जा रहा है। पेई कौन है यहाँ पर? मिस्टर ए, जिनको पैसा मिलने वाला है, उनके अकाउंट में तो डायरेक्टली नहीं जा रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, पेइंग बैंक ने जो पैसा दिया है डायरेक्टली मिस्टर ए के अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका अकाउंट पे चेक है। बट इस केस में जो है एक एक्सेप्शन है कि क्लियरिंग के टाइम पे जो है सर्विस ब्रांच एक बार अपने अकाउंट में भी पैसा ले सकती है। ठीक है, स्पॉन्सर मेंबर बैंक्स कैन कलेक्ट चेक्स फॉर सब मेंबर्स विद अंडरटेकिंग, जिसमें आप एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं कस्टमर से या फिर बैंक से कि जो है हम आपका चेक कलेक्ट करके फिर आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे हम बात करें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये क्या होती है? ये एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है, जिसमें ये बैंक नहीं है बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जो ये पैसा अपने मेंबर्स से ही लेते हैं और मेंबर्स को लोन्स वगैरह भी देते हैं। तो मान लीजिए इनके पास भी जो है चेक्स आते हैं अपने मेंबर्स के अकाउंट पेई वाले, ठीक है, और वो सीटीएस में लगाते हैं, तो इनका भी सेम वही बनता है कि अकाउंट पेई का चेक है, बट जो एक बार बीच में क्लियरिंग हाउस का मेंबर है वो अपने अकाउंट में डलवाएगा, फिर जो है फर्दर आपके ब्रांच में आएगा और फिर जो है अकाउंट पेई को मिलेगा। तो इसमें भी आरबीआई ने बोला है हम इनको चेक कलेक्ट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं नॉन पेई अकाउंट में भी इन द प्रोसेस, बट ओनली अप टू 50,000, जिसमें उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और भी कोई ऐसा केस बनता है मान लीजिए जिसमें एक बीच में मीडिएटर आ रहा है और एक बार पैसा उस मीडिएटर के अकाउंट में भी डलवाने की जरूरत है, तो उसमें जो है आप जो भी ड्रॉअर है या पेई है वो मैंडेट को विड्रॉ करेंगे
कि हमें हमें ऐसा मैंडेट नहीं है कि हमारा डायरेक्ट पैसा अकाउंट पेई के अकाउंट में ही आए, आप बीच में किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू भी हमारा पैसा ले सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर कि अकाउंट पेई का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे अकाउंट पेई का चेक इनडायरेक्टली भी कुछ केसेस में आता है और हम उसको अलाउ कर देते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट वैलिडिटी क्या है डिफरेंट चेक्स की। जैसे हमें पता है जो एक चेक है वो 90 डेज के लिए ही वैलिड होता है, पहले जो है 6 मंथ्स के लिए वैलिड हुआ करता था। तो अब जो है आरबीआई ने इफेक्टिव April 1, 2012 90 डेज 3 मंथ्स के लिए जो है आपका चेक वैलिड कर दिया है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 6 मंथ्स। तो क्या होता था, वो चेक मार्केट में घूमता रहता था, कभी मिस्टर ए ने बी को दे दिया कि इस चेक चेक से आप पेमेंट ले लेना, ठीक है, फिर बी ने सी को दे दिया आप ले लेना। तो इस तरीके से वो जो चेक है वो रोटेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द मार्केट। तो इसको कम करने के लिए जो है आरबीआई ने क्या बोला कि अब हम इसकी वैलिडिटी रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स। अगर चेक खो जाता है कलेक्शन के टाइम पे तो आपको अकाउंट होल्डर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। और ये बैंकर पे ओनस है कि बैंकर अब उनको जो डिले हुआ है उसका रीइंबर्समेंट करें डुप्लीकेट चेक को लाने का, एंड प्लस जो इंटरेस्ट उनका बनता है वो भी दे। ठीक है, कलेक्टिंग बैंकर को रीइंबर्स करना पड़ेगा अगर वो कलेक्शन के प्रोसेस में कभी चेक को खो देते हैं तो। नेक्स्ट क्या आता है, कैश। कैश की अब हम बात करें, कैश और कैश की कस्टडी को कैसे रखा जाए। कैश जो है हमारा ब्रांचेस के लिए एक बहुत ही जो है बिग कंसर्न रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप नए नए कैशियर बने हैं, टेलर बने हैं, तो आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कैश को बहुत संभाल के रखना है। इतनी सारी गाइडलाइंस हैं कि 2 लोगों की कस्टडी में रहेगा, ये चाबी इसके पास रहेगी, ये उसके पास रहेगी। तो आइए आज समझते हैं कैश और उसकी कस्टडी को लेकर हमारी क्या गाइडलाइंस है। तो पहले बोल रहे हैं जो कैश और स्मॉल कॉइन बैलेंस हैं दोनों ही जो है एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे। किसमें? जॉइंट कस्टडी होगी हेड कैशियर की और एक मैनेजर की। तो ब्रांच में किसी एक बंदे को हम अपॉइंट कर देते हैं, वो डिप्टी मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। और हेड कैशियर किसी एक के साथ दोनों की जॉइंट कस्टडी में जो है कॉइन्स और कैश दोनों रहता है। करेंसी चेस्ट की भी अगर हम बात करें तो वो भी जो है 2 डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंचार्ज की कस्टडी में रहना चाहिए सारा पैसा। करेंसी चेस्ट क्या है? हर बैंक का एक करेंसी चेस्ट होता है जहां पे किसी भी ब्रांच को अगर कैश की रिक्वायरमेंट है वो जाके ले सकते हैं। वहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स मेंटेन किया जाता है, किसी ब्रांच को लेना है कैश या देना है तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स वो अपने करेंसी चेस्ट से कर सकते हैं। तो अगर ब्रांच की बात करें तब भी जो है हमें एक तरीके से कैश को 2 लोगों की कस्टडी में रखना है और करेंसी चेस्ट में भी 2 लोगों की कस्टडी में कैश को हमें रखना है। कैश हैंडलिंग क्या है? सिर्फ कैशियर और टेलर ही जो है डिपॉजिटर से काउंटर पे मनी रिसीव कर सकते हैं, कोई और उनकी जगह बैठ के जो है पैसे रिसीव नहीं कर सकता। जो है आप कैश से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन है वो एक गाइडलाइन के तरीके से आप अपने कैश काउंटर के बाहर कभी लगाते हैं या कभी आप बैनर लगाते हैं, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैश से रिलेटेड जितने भी उनके गाइडलाइंस हैं उसके जो आपके चीजें हैं वो आप ब्रांच के प्रेमाइसेस में लगाएंगे। ठीक है। स्ट्रांग रूम क्या है? यहाँ पे स्ट्रांग रूम वही है जहाँ पे हम कैश रखते हैं। जो स्ट्रांग रूम और सेफ है वो ड्यूअल कस्टडी में होना चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया। जब स्ट्रांग रूम ओपन होता है या उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, कैश निकाला जाता है, रखा जाता है या डे एंड पे क्लोज किया जाता है, वो दोनों ऑफिशियल्स के ही कस्टडी में होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो सारा बैलेंस है वो ड्यूअल कस्टडी में होता है एक्सेप्ट फॉर द बैलेंस जो सुबह सुबह कैशियर आके कुछ बैलेंस निकालता है ना स्ट्रांग रूम में से, चाहे वो 4 lakhs हो या 5 lakhs हो, डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट एंड रिसीट रिक्वायरमेंट। तो सुबह जो है वो दोनों मिलके, टू पार्टीज, दोनों डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स मिलके जो है बैलेंस निकालते हैं। बट जो पूरा दिन है वो 4 या 5 लाख का बैलेंस जो है कैशियर अकेला हैंडल करता है, उसमें जो है दूसरे ऑफिसर का रोल नहीं रहता है। कैश जो है, बल्क ऑफ कैश बैलेंस शुड बी इन स्ट्रांग रूम अंडर जॉइंट कस्टडी। ज्यादातर जो है आप स्ट्रांग रूम में ही रखेंगे, जितना मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए उसी को आप बाहर निकालेंगे। ठीक है। कैश बैलेंस को जो है आप कैसे चेक करेंगे? तो 100 से अबव जो डिनोमिनेशन है वो तो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल को डेली बेसिस पर चेक करने हैं। क्लिप सिस्टम से चेक कर सकते हैं, जैसे कि वो एक जो आपकी गड्डी है नोट की उस पे क्लिप लगा के बाकी सारे नोट्स गिन लिए और फिर लास्ट में जो बचे उनको काउंट करके देख लिया कि टोटल जो है 100 बनता है कि नहीं। ठीक है। आपको जो है ब्रांचेस में देखते हैं ये आप अलग से करके रखते हैं कि जो आपके नोट्स हैं कौन से इशू हो सकते हैं, कौन से सॉइल्ड हैं, जैसे गले हुए नोट हैं, म्यूटिलेटेड कुछ खराब हैं, आधे टुकड़ों में है, तो इस तरह की कैटेगरीज में जो है आप नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
वर्किंग डे की एंड पे जो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है वो सारा बैलेंस जो है मिलाते हैं और जॉइंट कस्टडी में कैश बैलेंस बुक के हिसाब से बैलेंस मैच करके वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में रख देते हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ और अथॉरिटीज के भी जो है गाइडलाइंस रहते हैं कि उन्हें जो है बीच में एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी को चेक करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है कि जितना कैश होना चाहिए था ब्रांच के पास उतना कैश नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जो शॉर्टेज है वो जिस भी एम्प्लॉय की केयरलेसनेस से है आपको सेम डे रिकवर करानी है। ठीक है, अगर रिकवरी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आप कैश कभी भी जो है इनकम्प्लीट कैश को बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किसकी गलती है, किस वजह से हुआ है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके जो है हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे कि हमारा कैश मैच नहीं हो रहा है, और कैश आप उतने ही वैल्यू पे क्लोज करेंगे जो कि आपका एक्चुअल कैश बनना चाहिए। कुछ एक्सेस कैश अगर आपका हो जाता है तो उसको आप सन्डे डिपॉजिट अकाउंट में डालेंगे सेम डे। और जब कस्टमर मान लीजिए नेक्स्ट डे आके कोई आपको बोलता है कि मेरा एक्सेस कैश चला गया या ऐसा कुछ हुआ है, तो आप वो वेरीफाई करके कि एक पर्टिकुलर कस्टमर का बैलेंस है या नहीं वो उनको वापस कर देंगे। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ये जो कुछ चीजें हैं हम ब्रांचेस में ऑलरेडी कर रहे हैं। इट इज लाइक अ रिविजन ऑफ ऑल दोज थिंग्स अगेन। नेक्स्ट क्या है हमारा डेली रूटीन में कैश का। कैश रेमिटेंस जो है शुड बी entrusted टू ऑथराइज एम्प्लॉयज ओनली। नाइट जर्नीज और बीच में जो है रोकना, जब आप कैश को रेमिट कर रहे हैं वो आपको रोकना चाहिए। जो रेमिटेंस बॉक्स है वो सिक्योरली लॉक होना चाहिए और जिस वैन में आप जा रहे हैं उससे बंधा होना चाहिए। और एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सारी हमारी डिटेल्स होती हैं कि कैश रेमिटेंस के लिए कौन गया, कितने बजे गया। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब हम बात करते हैं एटीएम्स की। ब्रांचेस के पास एटीएम्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एटीएम्स में कैश को कैसे मेंटेन करना है और उसको मेंटेन करने के क्या डिफरेंट गाइडलाइंस हैं ये हम देख लेते हैं। जो एटीएम्स हैं उनको आपको रिप्लेनिश करना है। आरबीआई ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया है कि मिनिमम 2 लाख रखना है, 3 लाख रखना है। वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपकी ब्रांच के आसपास कितना पैसा रोज की कैपेसिटी में यूज होता है रख सकते हैं, बट कभी भी ये कैश आउट सिचुएशंस में नहीं आने चाहिए। अगर कैश आउट सिचुएशन में आते हैं तो आरबीआई जो है आपको पेनल्टी लगा सकता है। जो स्टाफ इन्वॉल्व है कैश ट्रांसफर में एटीएम तक ले जाने में भी, उनको जो है आपको प्रॉपरली स्क्रीन करना है कि वो किसी तरह का फ्रॉड तो प्लान नहीं कर रहे हैं। रिप्लेनिशमेंट, जब आप एटीएम में पैसा रिप्लेनिश कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए सिक्योरिटी और एक्यूरेसी के लिए। एक यूजर रिपोर्ट बनाई जाती है किस टाइम और डेट पे जो है आपने एटीएम में बैलेंस डाला है। फिर उसके अलावा आपकी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जो मैच करती है कि आपका एटीएम का बैलेंस और जो सिस्टम में एटीएम का बैलेंस है दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आपकी डिफरेंट स्लिप्स भी निकलती हैं, सो यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि आपके सारे बैलेंसेस टैली हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कैश इन एटीएम्स इन ट्रांजिट मस्ट बी इंश्योर्ड। जो आपका एटीएम में कैश है और जो आप लेके जा रहे हैं, लेके जाते वक्त का भी जो आपका कैश है वो जो है इंश्योर्ड होना चाहिए। बैंक जो है एक ब्लैंकेट पॉलिसी लेता है इंश्योरेंस की फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैश एंड कैश एट एटीएम्स। जहां पे हमने कैश, काफी ब्रांचेस में ये भी होता है जो एटीएम होता है वो हमने किसी आउटसाइड पार्टी को दिया होता है, जो ब्रांच है वो खुद हैंडल नहीं कर रही होती, तो उस केस में क्या है, ब्रांच को एक बार रिकंसिलिएशन करना है एटलीस्ट T+3 बेसिस पे। और वो जो आपका रिकंसिलिएशन है अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो फुटेज से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह का कोई इशू आ रहा है। मान लीजिए कुछ लग रहा है कुछ फ्रॉड का सीन है या फिर किसी कस्टमर ने ज्यादा पैसे ले लिए या कम ले लिए, तो आप वो वीडियो फुटेज के थ्रू चेक कर सकते हो। और T+3 बेसिस पे जो है आपको बैलेंस रिकंसाइल करना है। इंश्योरेंस क्या है, सभी कैश रेमिटेंसेस जो है एक ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होने चाहिए। जो सेफ में और काउंटर पे जो पैसा आप बाहर निकाल के रख रहे हैं, ठीक है, जो कैश हमने बताया कैशियर कुछ अमाउंट बाहर निकाल के रखता है, वो जो है आपका इंश्योरेंस के लिमिट्स के ही अंदर होना चाहिए। अब हमने बढ़ लिया कि कैश को हमें किस तरीके से सेफ रखना है। अब दूसरी बात आती है, कैश को सेफ रखने के लिए हम लगाते हैं बहुत सारे लॉक। तो जो कीज हैं उनको सिक्योर रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि कैश को रखना है, क्योंकि अगर कीज किसी गलत बंदे के हाथ लग गई तो जो है आपका कैश कस्टडी फिर से डेंजर में पड़ सकता है। तो कीज के लिए क्या है, हम पहले तो है की रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें हम मूवमेंट ऑफ कीज को रिकॉर्ड करते हैं। कि मान लीजिए कभी मिस्टर कैशियर ए छुट्टी पे हैं तो बी को चाबी दे रहे हैं, तो वो जो है की मोमेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा कि अभी फिलहाल जो है चाबी किसके पास है।
जो मेन कीज हैं वो सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स के पास ही रहनी चाहिए, और अगर ट्रांसफर हो भी रही हैं तो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हो, की मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री के साथ ही हो। अगर मान लीजिए आपकी कीज कुछ खराब हो जाती हैं, वॉर्न आउट हो जाती हैं, तो आप हेड ऑफिस को बताएंगे और उन्हें रिप्लेस कराएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अरे बाहर चाबी वाला बैठता है, उससे जाके मैं अपनी चाबी बनवा लेता हूँ, सो दैट इज नॉट अलाउड। अगर आपको कोई रिपेयर भी करना है तो वो जो है सुपरवाइजर और मैनेजर और कैश ऑफिसर की प्रेजेंस में होगा, और वो भी जो आप है हेड ऑफिस को भी रिपोर्ट करोगे। ठीक है। कोई भी चेंजेस कर रहे हो आप लॉक कीज में, रजिस्टर में, किसी भी तरह का कीज में चेंज आ रहा है, तो आप पहले हेड ऑफिस को रिपोर्ट करोगे, तभी जो है उनको चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपके पास जो कैश की कीज है, क्या उसका एक ही सेट हम रखते हैं? मान लीजिए गुम हो जाए कोई कैश का कीज का सेट, तो उसके लिए हम एक डुप्लीकेट कीज भी रखते हैं, और उसके लिए गाइडलाइन क्या है कि एक सेट ऑफ कीज तो जो है ब्रांच में रहता ही है, ठीक है, कैशियर के पास है, सुपरवाइजिंग ऑफिशियल के पास है। एक सेट ऑफ डुप्लीकेट कीज जो है वो हम एक किसी आसपास की ब्रांच के लॉकर में रखते हैं, ताकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाए, हमारी कीज गुम हो गई, या फिर जो एम्प्लॉय है जिसके पास कीज हैं वो उस दिन ऑफिस नहीं आए, तो जो है हम डुप्लीकेट कीज को भी जो है निकाल के यूज कर सके। तो उनको रखने का तरीका क्या है? इन्हें सील और स्टोर करेंगे एक सिक्योर बॉक्स में, और सेफ कस्टडी में रखेंगे दूसरी ब्रांच के साथ। ठीक है। सेफ कस्टडी और डिलीवरी जो है डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए की होल्डिंग ऑफिशियल से। डुप्लीकेट कीज जो है एनुअली रोटेट होनी चाहिए और सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही निकाली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलो अरे यार मैं तो आज ऑफिस नहीं आ रहा, आप जाके दूसरी ब्रांच से डुप्लीकेट कीज निकाल लेना चाहिए। ओनली एंड ओनली जब बहुत ज्यादा आपका इमरजेंसी है तभी आप डुप्लीकेट कीज को यूज करते हैं। अगर आप डुप्लीकेट की को विड्रॉ कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो तो उसको आपको हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। अब ब्रांचेस और एटीएम्स में किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को हमें ध्यान रखना है वो क्या है? सबसे पहला है लेआउट और लोकेशन वाइज, कि आपकी जो लोकेशन है ऐसी होनी चाहिए कि जो कि एक बहुत ही ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी जो है किसी तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी ब्रांच रिस्क में हो सकती है। सो यू डू नॉट हैव टू चूज अ लोकेशन लाइक दैट। और आपको कोशिश करनी है जो आपकी ब्रांच है वो पुलिस अथॉरिटी के आसपास ही हो, और आप पुलिस की एडवाइस भी ले सकते हैं कि इस एरिया में ब्रांच खोलना सही है या नहीं। ठीक है। ब्रांच का लेआउट कैसा होना चाहिए? मैनेजर का केबिन एक सेंट्रलाइज जगह पे होना चाहिए, ताकि वो जो है सारी ब्रांच की एक्टिविटीज देख सके। जो आपकी स्ट्रांग रूम है वो कस्टमर की विजिबिलिटी में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर जैसे ही एंटर करे आते ही स्ट्रांग रूम है, तो कस्टमर को आइडियली पता नहीं होना चाहिए कि ब्रांच का स्ट्रांग रूम कहाँ पर है। ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से आपका जो स्ट्रांग रूम है वो दूर होना चाहिए। फिटिंग्स की बात करें तो जो मेन एंट्रेंस है उस पे शटर गेट होना चाहिए, और फिर जो है आपका गेट्स विद चेन होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम देखते हैं वो कैंची वाला गेट होता है हमारी ब्रांचेस में। स्ट्रांग रूम में भी जो स्ट्रांग ग्रिल गेट होना चाहिए। विंडो और वेंटिलेटर अगर कोई है तो उनपे प्रॉपर ग्रिल होना चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारी कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑपरेशंस एट ब्रांचेस एंड एटीएम्स। ये हम बात करें तो जो है आप सेफ्स को कम ठीक तरीके से जो है सेफ को रखेंगे और रेगुलरली उसे रिव्यू करेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है? स्ट्रेंथन एंड लॉक इलेक्ट्रिकल शैफ्ट्स और जंक्शन बॉक्सेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल आपके डिवाइसेस अप्लायंसेस लगे हुए हैं ब्रांच में, उनको आप स्ट्रेंथन करके रखेंगे कि ताकि उनमें किसी भी तरह का फायर सर्किट या कुछ इसी तरह का आपका पॉसिबिलिटी ना हो। इसके अलावा जो है आप सब जगह एटीएम डेटा सेंटर्स वगैरह में सीसीटीवी लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाएंगे, सेंसर बीपिंग मशीन लगाएंगे। ठीक है। कभी भी कुछ दुर्घटना हो जाती है और आप पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके जो लाइट्स अलार्म्स हो आपको हमेशा इंश्योर करना है ये प्रॉपरली फंक्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। फायर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो आप ब्रांच के बेसिस पे जो है दो गार्डेड एंट्रेंस रखते हैं, और वो आपका डिपेंड करता है। गार्ड्स ऐसा नहीं है मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रांच ऐसा प्रॉक्सिमिटी में है जहां पे आपको खतरा हो सकता है तो आप गार्ड्स भी रख सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आप ठीक तरीके से रखेंगे, फंक्शनल तरीके से रखेंगे। स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, और जो स्टाफ है उसको मॉक ड्रिल भी देना है आपको फायर और स्मोक डिटेक्टर के लिए। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें तो आप गार्ड डिसाइड कर सकते हैं ब्रांच की वल्नरेबिलिटी पे और थ्रेट परसेप्शन पे। ठीक है। करेंसी चेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां तो दो गार्ड होने ही चाहिए वर्किंग आवर्स में, और नॉन वर्किंग आवर्स में भी हमेशा एक गार्ड रहना चाहिए। ठीक है।
आप गार्ड को जब हायर करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि वो एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट एजेंसी से आ रहे हैं और एक वो वैल्यूड और ट्रस्टेड पर्सन है। फायर आर्म से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि फायर आर्म हमेशा जो है आपके फंक्शनल होने चाहिए, उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी राइट टाइम पर हो जानी चाहिए। पुलिस सपोर्ट से बात करें तो जो पुलिस से है आप लाइसेंस बना के रखेंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि इस एरिया में ब्रांच है, ये मैनेजर है, ठीक है। और किसी भी तरीके की नॉन क्रिमिनल्स की एक्टिविटी है, आप पुलिस के साथ लाइसेंस बना के जो है उसको फर्दर इंक्वायर कर सकते हो। अगर आप लार्ज कैश जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग रूम से जब आप बल्क कैश निकाल रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक व्यू में ना आए। कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन करोगे, हर रोज सेम टाइम पे वो कैश ना लेके जाएं आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, क्योंकि इससे जो है आपका कैश का एक्सपोजर का खतरा बढ़ सकता है। कोई हो सकता है आपको फॉलो करने लगे और आपका कैश जो है रिस्क में आ सकता है। अब करेंसी चेस्ट की बात करें, करेंसी चेस्ट में तो बहुत सारा पैसा होता है, मच बिगर, इट इज मच बिगर देन अ ब्रांच। तो उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए? स्टील बैरिकेड्स जो है आप डालेंगे वहां पर, आर्म गार्ड्स को जो है आप स्ट्रैटेजिकली प्लेस करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड आर्म गार्ड्स विद स्विचेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम्स। अब जो आर्म गार्ड्स हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी देंगे कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो आपको किस तरीके से जो है अलार्म सिस्टम को यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आर चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने सीटीएस के बारे में जाना, पीपीएस के बारे में जाना, और किस तरह की जो है कलेक्शन को लेके आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड एट द सेम टाइम ब्रांच का और एटीएम लेवल पे हमें किस तरीके से जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? एक लोकल बैंक है, उन्हें एक रिक्वेस्ट मिली है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से कि उनका जो आप अकाउंट पे चेक उनके मेंबर्स के लिए जो है कलेक्ट कर लेंगे। द चेक्स इन क्वेश्चन आर ड्रॉन फॉर अमाउंट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000। तो आरबीआई की क्या गाइडलाइन है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लिए? ये हमने डिस्कस किया था। द बैंक कैन कलेक्ट द चेक्स विदाउट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन सिंस द अमाउंट इज बिलो 50,000। तो ये गलत है, हमने डिस्कस किया था कि 50,000 से नीचे के चेक्स जो हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के कलेक्ट किए जा सकते हैं, बट विद अ रिटन रिक्वेस्ट और रिटन एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। जो बैंक्स हैं must obtain a written representation from the cooperative credit society confirming that the proceeds will be credited only to the accounts of concerned members named in the checks. Third क्या है? The bank should inform the members of cooperative credit society to deposit the checks directly into their personal accounts. तो हमारा क्या ऑप्शन यहाँ सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमने पढ़ा था कि जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से हम एक तरीके का कॉन्फर्मेशन लेंगे और उसके बाद जो है हम उन्हें अपने जो एक आपका सब अकाउंट होगा उसमें पैसा कलेक्ट करके फिर जो है उनके पर्सनल अकाउंट्स में अकाउंट पे चेक को डाल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कैश मैनेजमेंट, एटीएम्स में कैश मैनेजमेंट को लेके अगर सर्विस आउटसोर्स की हुई है, मान लीजिए जो ब्रांच है वो खुद एटीएम ऑपरेट नहीं कर रही है, कोई और जो है सब ऑपरेटर है जो उसको मैनेज कर रहे हैं एक तरीके से आपके एटीएम को, तो उसकी क्या गाइडलाइंस है? Cash reconciliation between the bank service provider and subcontractors is to be done on a daily basis? No, it is to be done on a T+3 basis. Cash in ATMs and cash in transit are uninsured. No, it has to be fully insured. In case of disputes, video footage may be provided to the service provider to help resolve issues. ठीक है। चौथा क्या है? कैश इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम्स बाय द बैंक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर कैश कलेक्ट करना है एटीएम से, जिस सर्विस प्रोवाइडर को आपने काम दिया हुआ है वही पहले करेंगे कलेक्ट, एंड देन जो है आपके सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट उसे मैच कर सकते हैं कि ये हमारा मैच हो रहा है या नहीं। वो डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं कैश को मैनेज करने। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सर्विस प्रोवाइडर को वीडियो फुटेज देके उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। So the right answer here is answer number C. Right? So I hope these questions are clear to you and now you have an understanding of things in place. Also for people who are preparing for JIB November attempt और आप और डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आप सारी चीजें एक जगह पर कंबाइन तरीके से चाहते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स, लाइव वीडियोस सब एक जगह मिल जाए, तो हमारा JIB का सुपर प्लान चल रहा है, इसे जल्दी से जाकर ले लीजिए। इस पे भी फ्लैट 50% ऑफ भी चल रहा है और इसका कोड है बैंकर प्रो। इसका 6 मंथ्स का कॉस्ट है ओनली 1250, बहुत ही अफोर्डेबल है। और 12 मंथ्स का कॉस्ट है 1750।
इसका जो कोड है बैंकर प्रो है। ऐसे ही हमारा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है जिसमें थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको लगता है आपके लिए फाउंडेशन बैच सूटेबल है, ये थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए भी है इसकी वैलिडिटी, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसका कोड है 999, जिसका प्राइस है 999 और कोड है बैंकर प्रो। तो अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप गाइडली ऐप पर जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं आज के सेशन की वीडियो के लिए। एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट you get all the updates about the upcoming classes. Thank you so much.